अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर आपके साथ डिस्कस किया था उसमें हमने जो आपके साथ डिस्कशन की थी वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पर बेस कर रही थी। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है तो कंटेंट जो कवर हम करेंगे इस लेक्चर के अंदर वो है जी यूजेस ऑफ डॉलर एंड परसेंटेज चेंजेस, ट्रेंड परसेंटेजेस, कंपोनेंट परसेंटेजेस, रेशियोज, क्वालिटी ऑफ अ कंपनीज अर्निंग्स, एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल। और इसके अलावा जो हम इसमें चीज़ें देखेंगे वो है जी एक्सप्लेन द नेचर एंड पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लासिफाइड बैलेंस शीट एंड कंप्यूट वाइडली यूज मेजर ऑफ लिक्विडिटी एंड क्रेडिट रिस्क, मल्टीपल स्टेप एंड सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट एंड कंप्यूट वाइडली यूज मेजर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे होता है, एक हॉरिजॉन्टल है, एक हमारे पास वर्टिकल फॉर्मेट है, वो कैसे होता है वो भी हमारी डिस्कशन पहले हो चुकी है। इसके साथ साथ इनकम स्टेटमेंट का हमने सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप जो इनकम स्टेटमेंट थी वो भी आपके साथ शेयर की हुई है और बताया हुआ आपको कि इनकम स्टेटमेंट जो है वो किस तरह फॉर्म की जाती है। अब जो बेसिकली हमने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस के लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं जी पर्पस ऑफ एनालिसिस क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प्स यूजर मेक बेटर डिसीजंस। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो मकसद है बेसिकली ये आपको एक स्नैपशॉट देता है अकॉर्डिंग टू दी अकाउंटिंग डाटा जो कि आप रिकॉर्ड कर चुके होती हैं अकाउंटिंग साइकिल के अंदर, और फाइनल अकाउंट्स जो है जब आप फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब हम एनालिसिस करते हैं तो जो हमारे डिसीजन मेकर हैं वो बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इंटरनल यूजर्स हमने आपको पहले भी बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कौन से हैं, जैसे मैनेजर्स, ऑफिसर्स, इंटरनल ऑडिटर्स हैं। ठीक है, ये लोग जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो डाटा है वो ये यूज कर रहे होते हैं ताकि बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सके कंपनी के लिए। और एक्सटर्नल यूजर्स जो हैं ये भी आपके साथ हमने पहले डिस्कस किए थे, जैसे शेयर होल्डर्स हैं, लेंडर्स हैं, कस्टमर्स हैं। ये तमाम पार्टीज जो हैं आपकी कंपनी के अंदर जब इंटरेस्ट रखती हैं या अट्रैक्ट हो रही होती हैं आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से या परफॉर्मेंस से या गुडविल से, तो ये लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर जो है वो शेयर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेगा, आपको पैसे देगा और आपका अल्टीमेट ओनर बन जाएगा। और लेंडर्स जो हैं ये आपको उधार पे पैसा दे रहे होते हैं। ठीक है, और लेंडर जो है बेसिकली हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। और कस्टमर्स जो है बेसिकली इनका इंटरेस्ट क्या है कि वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और उसको यूज करते हैं, और इन्हीं से आप बेसिकली मेजर जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर रहे होते हैं फ्रॉम दी सेलिंग ऑफ योर प्रोडक्ट टू दी कस्टमर्स। अच्छा, अब पर्पस ऑफ एनालिसिस के अंदर इन्होंने जो है फाइनेंशियल मेजर्स जो है वो ली हैं। वो फाइनेंशियल मेजर्स अक्सर हम यूज करते हैं ताकि हम कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस को रैंक कर सकें। अब वो मेजर्स कौन कौन सी हैं? ग्रोथ इन सेल, सेल में देखा जाएगा कि ग्रोथ कितनी हो रही है। रिटर्न टू स्टॉक होल्डर्स, ठीक है, आप के जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने जो आपको पैसा दिया हुआ है उस पर आप उनको डिविडेंड कितना दे रहे हैं, रिटर्न्स कितना दे रहे हैं, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि कॉर्पोरेट की परफॉर्मेंस कैसी है कॉर्पोरेशन की। प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे अपने के प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी के कैसे हैं, इससे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो मेजर हो रही होगी। और रिटर्न ऑन इक्विटी, अब इक्विटी क्या है? यही वो लोग हैं जिन्होंने आपको पैसा दिया हुआ है। इक्विटी होल्डर जो है ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको शेयर्स के थ्रू पैसा दिया है और उसके ऊपर प्रॉपर वे से आप उनको जो डिविडेंड दे रहे होते हैं उस डिविडेंड को आपने परसेंटेज में शो करना होता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी के थ्रू भी हम ये जो है कॉर्पोरेशन की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। तो डिटरमिन बाय एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब ये सारी मेजर्स जो हैं ये डिटरमिन की जाएंगी तब जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से एनालाइज कर सकेंगे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिजाइन फॉर दी एनालिसिस। अब कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है किस पर्पस के लिए बन रही हैं, ठीक है, और कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकती है। तो सबसे पहले है क्लासिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या आइटम विद सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर ग्रुप टुगेदर रिजल्ट इन स्टैंडर्डाइज्ड मीनिंगफुल सब टोटल, जो नॉर्मली हम बना रहे होते हैं जिसमें हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हॉरिजॉन्टल भी बनती है, वर्टिकल भी बनती है। ठीक है, इसके अंदर हम तमाम जो हमारे आइटम्स के सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ग्रुप कर देती हैं और फिर एक हम सब टोटल बता रहे होते हैं, मीनिंगफुल सब टोटल। ठीक है, उसको हम क्लासिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहेंगे। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो फिर हम प्रीवियस ईयर्स के साथ जो है कंपैरिजन करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फॉर्म कर रहे होंगे और बता रहे होंगे। ठीक है, हेल्प आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड ट्रेंड, ताकि हमें पता चल सके कि सिग्निफिकेंट चेंज क्या आ रहा है और सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स क्या चल रही हैं, प्रीवियस ईयर्स में क्या पोजीशन थी और अब हमारी कंपनी की क्या पोजीशन है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तब बनती हैं जब पेरेंट और सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, जब आपका बिजनेस जो है वो
एक आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया उसकी मोर देन 1 ब्रांचेस हो गई हैं, ठीक है। तो एक से ज्यादा जब आपकी कंपनी का जो है वो ब्रांचेस हो जाएंगी, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा होगा डिफरेंट कंट्रीज में या डिफरेंट सिटीज के अंदर, तो फिर सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप पेरेंट और सब्सिडरी की जितने भी फाइनेंशियल डाटा है उसको आप कंसोलिडेट कर देते हैं, मतलब मर्ज करके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं। तो presented as if the two companies are a single business unit, और ये कब प्रेजेंट की जाएंगी, जब दो कंपनीज जो है वो एक सिंगल बिजनेस यूनिट को प्रेजेंट कर रही होंगी। तो यहाँ इसने डिफरेंट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताया और कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस पर्पस के लिए यूज होती है एनालिसिस के लिए, वो भी उसने यहाँ आपके साथ डिस्कस किया। अच्छा, अब टूल्स क्या है हमारे पास एनालिसिस के? अब ये 4 टूल्स हैं जो कि आपके साथ वो डिस्कस कर रहा है। डॉलर एंड परसेंटेजेस, ट्रेंड परसेंटेजेस, कंपोनेंट परसेंटेजेस, रेशियोज। अब ये चारों को हम ब्रीफली यहाँ आपके साथ डिस्कस करेंगे। डॉलर एंड परसेंटेज चेंजेस जो है इसके अंदर हमारे पास फार्मूला है आपके सामने लिखा हुआ जी, डॉलर चेंज इज इक्वल टू एनालिसिस पीरियड अमाउंट माइनस बेस पीरियड अमाउंट। तो एनालिसिस पीरियड अमाउंट कौन सी होगी? जिस पीरियड का आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं उसके अमाउंट्स को आप माइनस करेंगे बेस पीरियड अमाउंट में से। बेस पीरियड कौन सा होगा? कोई ऐसा ईयर आप बेस बना लेंगे जिसकी बेस के ऊपर आपने इस डॉलर चेंज को मेंशन करना है। तो परसेंटेज चेंज जो है बेसिकली हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू डॉलर चेंज, जो भी आप कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय बेस पीरियड अमाउंट, जिस ईयर को आपने बेस बनाया होगा, मतलब उसकी तमाम अमाउंट्स को आप 100 के इक्वल कर देंगे तो वो आपकी बेस पीरियड अमाउंट बन जाएंगी। अच्छा, देन है एवेल्युएटिंग परसेंटेज चेंजेस इन सेल्स एंड अर्निंग। ठीक है, हम बेसिकली परसेंटेज चेंजेस जो है वो सेल और अर्निंग से इवेल्युएट कर रहे होते हैं। तो सेल्स एंड अर्निंग शुड इंक्रीज एट मोर देन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो यहाँ ये आपसे डिस्कस कर रहा है कि इन्फ्लेशन के रेट से ज्यादा आपकी सेल एंड अर्निंग होनी चाहिए। ठीक है, अब इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन महंगाई, जिसे आम लफ्जों में हम कहते हैं जब जनरल प्राइस लेवल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट और इन द इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो उसको हम इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। तो इन मेजरिंग क्वार्टरली चेंजेस कंपेयर टू द सेम क्वार्टर इन द प्रीवियस ईयर, तो जिस क्वार्टरली चेंज को आप मेजर करना चाह रहे हैं उसी तरह का सेम क्वार्टर आपको प्रीवियस ईयर में कंपेयर करना होगा। ये नहीं है कि आप अगर साल के पहले 4 महीनों को यूज कर रहे हैं एक साल के अंदर, ठीक है, करंट ईयर में, तो प्रीवियस जो है वो आप आखिरी 4 महीनों को कंपेयर करने जा रहे हैं, नहीं, आपने प्रीवियस ईयर के भी स्टार्टिंग के ही मंथ्स को कंपेयर करना होगा करंट ईयर के स्टार्टिंग के मंथ्स के साथ। तो परसेंटेजेस मे बी मिसलीडिंग व्हेन द स्पेस अमाउंट इज स्मॉल, तो यहाँ वो आपको बता रहा है कि ये एक ड्रॉबैक हो सकता है कि परसेंटेजेस जो है वो बाज़ दफा आपको मिसलीड भी कर सकती हैं क्योंकि बेस अमाउंट जो है इनकी अगर कम हो। तो डॉलर एंड परसेंटेज चेंजेस एग्जांपल जो है वो हम डिस्कस करते हैं। लेट्स लुक एट द एसेट सेक्शन ऑफ क्लोवर कॉर्पोरेशंस कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट फॉर 2003 एंड 2002, कंप्यूट द डॉलर चेंज एंड द परसेंटेज फॉर कैश। अब हमने यहाँ डॉलर चेंज को और परसेंटेज फॉर द कैश को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ इसने एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट आपको दी है जिसमें 2 सालों का डाटा है, 2002 का, 2003 का। तो डॉलर चेंज आपने फाइंड आउट करना है इसका, और परसेंटेज चेंज और किसका करना है जी? कैश एंड इक्विवेलेंट्स का। अब यहाँ इसने फॉर्मूला लगा के आपको बता दिया, ठीक है। 12,000 एनालिसिस जो है वो आपका पीरियड हो गया, माइनस आप इसमें से जो बेस पीरियड आप कर रहे हैं और बेस पीरियड आपने 2002 को किया, इसकी अमाउंट को माइनस करेंगे तो आपके पास डेफिसिट में आ रहा है 11,500। और अगर हम इसकी परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना चाहें तो वो आपके सामने है, ठीक है। परसेंटेज चेंज कैसे हमने फाइंड आउट की? डॉलर चेंज को हमने डिवाइड कर दिया बेस पीरियड के साथ, ठीक है, अमाउंट के साथ वो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। ये आप सबको पता है कि जब हम परसेंटेजेस में आंसर देते हैं तो फिर हमने हमारे पास जो आंसर आ रहा होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। तो 48.94% नेगेटिव में आपका कैश का जो है वो बैलेंस शो कर रहा है। इसी तरह आपने तमाम जो है कंपोनेंट्स उनको इसी तरह कैलकुलेट करना है। डॉलर चेंजेस का सबसे पहले फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसकी परसेंटेज चेंजेस को फाइंड आउट करना है। तो इस तरह अकाउंट रिसीवेबल की परसेंटेज जरा देखें 50% आ रहा है, इन्वेंट्री का -20%, प्रीपेड एक्सपेंसेस 150% आ रहे हैं आपके पास, तो टोटल करंट एसेट आ रहे हैं -5.9%। इसी तरह जो लैंड है वो आपको 0% दे रही है, ठीक है, इसमें कोई डॉलर चेंज नहीं आ रहा। जितने साल 2002 में 2003 में लैंड की अमाउंट सेम है तो डेफिनेटली 0% आएगा। बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट जो है वो 41.2% दे रहे हैं, टोटल प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट 28% है। तो यहाँ टोटल एसेट की जो परसेंटेज आ रही है वो आ रही है जी 8.7%। इसी तरह
ट्रेंड एनालिसिस की हम बात करते हैं तो ट्रेंड एनालिसिस आपको बताएगा कि किस पैटर्न से आपका जो है ये जो वैल्यूज है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ट्रेंड परसेंटेज अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो इज इक्वल टू एनालिसिस बेस पीरियड डिवाइडेड बाय बेस पीरियड अमाउंट। तो एनालिसिस का पीरियड की अमाउंट को और डिवाइड कर देंगे बेस पीरियड अमाउंट को, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ट्रेंड परसेंटेजेस आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ इसे ट्रेंड एनालिसिस जो है इनकम जो है स्टेटमेंट उसकी इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर किया है। आइटम्स आपके सामने है, रेवेन्यूज, कॉस्ट ऑफ सेल और ग्रॉस प्रॉफिट, और ईयर्स जो उसने लिया है 1999, 2000, 2001, 2, 3, ठीक है। तो ये 5 साल का डाटा उसने लिया और इसने यहाँ साथ मेंशन कर दिया है कि 1999 की जो अमाउंट्स है उनको आप बेस पीरियड बनाएंगे और इसको इक्वल कर देंगे 100% के। तो अब आप यहाँ देखें जरा, इन्होंने ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू कैसे किया जी, 100% जो है वो 1999 के अमाउंट्स को उसने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ ये जो है 290,000 डिवाइडेड बाय 275,000 जो है, एक तो एनालिसिस का पीरियड इसको डिवाइड कर रहा है बेस पीरियड के साथ और मल्टीप्लाई कर रहा है 100 के साथ। तो इस तरह हमारे पास वैल्यूज आती जा रही हैं। तो 2002 में रेवेन्यू जो है वो 105% थे, कॉस्ट ऑफ सेल 104% थी और ग्रॉस प्रॉफिट 108% था। तो ये पार्शियल उसने इनकम स्टेटमेंट का आपसे एनालिसिस करवाया हुआ है। जरूरी नहीं है कि सारी सारी जो है इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट का एनालिसिस कराए, किसी पोर्शन का भी वो करवा सकता है, ठीक है। तो आप इन दोनों चीजों को देखेंगे। 2001 में, 2002 में और 2003 में इसने इसी तरह कैलकुलेशन की बेस के ऊपर परसेंटेजेस फाइंड आउट की हैं ट्रेंड एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी क्लास। उसके बाद है जी कंपोनेंट परसेंटेजेस। तो कंपोनेंट परसेंटेजेस में वो यहाँ आपको बता रहा है, एग्जामिन द रिलेटिव साइज ऑफ ईच आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय कंप्यूटिंग कंपोनेंट और कॉमन साइज परसेंटेजेस। तो कंपोनेंट परसेंटेज के अंदर एनालिसिस अमाउंट डिवाइडेड बाय बेस अमाउंट को आप करेंगे, मल्टीप्लाई 100% करेंगे। तो यहाँ आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट के टोटल एसेट को बेस अमाउंट बनाएंगे और इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू को बेस अमाउंट बनाते हुए कंपोनेंट परसेंटेजेस को आप सॉल्व करेंगे, जिसको हम कॉमन साइज एनालिसिस भी कहते हैं। अब यहाँ इसने ये कॉमन साइज एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है, जिसको हम कंपोनेंट परसेंटेज भी कह रहे हैं, और कंपैरेटिव आपके पास बैलेंस शीट उसने दे दी है आपको, ठीक है। और सबसे पहला कंपोनेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को फाइंड आउट कर रहे हैं। एनालिसिस पीरियड को डिवाइड किया जा रहा है बेस पीरियड के साथ, मल्टीप्लाई 100 कर रहे हैं, तो 2003 में 3.8% आ रही है, ठीक है। और 2002 में आपके सामने कितनी अमाउंट आ रही है, यहाँ 8.1% आ रही है, ठीक है। तो ये आपने कैलकुलेशंस करनी है यहाँ, और आपने यहाँ बेसिकली कॉमन साइज एनालिसिस के अंदर टोटल एसेट को बेस बनाना है। तो यहाँ इसने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को 12,000 को डिवाइड किया हुआ है 3,15,000 पर, ठीक है। और अगर हम 2002 की कैलकुलेशन करेंगे तो 23,500 जो कैश का बैलेंस है उसको हम डिवाइड करेंगे उसी साल के टोटल एसेट के साथ, जो कि 2,89,700 आ रहा है, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.1% आ रहा है। तो यहाँ से हमें एक स्नैपशॉट मिल जाता है, वैल्यूज की बजाय हम परसेंटेजेस की बेसिस के ऊपर कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक कर रहे होते हैं, पोजीशन को चेक कर रहे होते हैं, ताकि हम बेहतर तरीके से उस कंपनी के बारे में बता सकें। अब इसे वन बाय वन आपने तमाम कंपोनेंट्स को यहाँ डिस्कस करना है, ठीक है। कॉमन साइज परसेंटेजेस के अंदर अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, टोटल करंट एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, ठीक है, टोटल प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, टोटल एसेट आप फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। इसी तरह आप लायबिलिटी के पोर्शन में जाएंगे, लायबिलिटी के पोर्शन में भी आपने जो टोटल लायबिलिटी एंड शेयर होल्डर इक्विटी है उसको आपने बेस बनाना है, क्योंकि हम यहाँ बैलेंस शीट के अंदर टोटल एसेट को बेस बना रहे हैं, तो डेफिनेटली दोनों साइडें जो है बैलेंस शीट की वो इक्वल होंगी, टोटल लायबिलिटी एंड शेयर होल्डर इक्विटी भी। तो इसमें आप कैलकुलेशन करते हुए पहले करंट लायबिलिटीज को मेंशन करेंगे, जिसमें डिफरेंट हमारे पास कंपोनेंट आ रही है, अकाउंट पेबल, नोट पेबल, फिर यहाँ टोटल करंट लायबिलिटीज को मेंशन करेंगे, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को जिसमें बॉन्ड पेबल्स हैं। शेयर होल्डर इक्विटी को आप डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रेफर्ड स्टॉक है, कॉमन स्टॉक है, एडिशनल पेडिंग कैपिटल है, टोटल पेडिंग कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, ठीक है। टोटल शेयर होल्डर इक्विटी कितनी है, फिर टोटल शेयर होल्डर इक्विटी और टोटल लायबिलिटी को भी आप बता रहे होंगे, जो कि आपने 100 के इक्वल किया, ठीक है जी क्लास। तो ये कॉमन साइज जो है परसेंटेजेस या कंपोनेंट परसेंटेजेस जो है ये आपने फाइंड आउट की। और अगर हम इसका
इनकम स्टेटमेंट में चलें तो इनकम स्टेटमेंट में उसने पहले ही कह दिया था कि रेवेन्यूज को आपको बेस बनाना होगा, तो रेवेन्यूज जो 100% की इक्वल हो जाएंगे। इस तरह कॉस्ट ऑफ सेल जो 2003 में है वो है 3,60,000, इसको डिवाइड कर दिया जाएगा उसी साल के रेवेन्यू के साथ 5,20,000 के साथ, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी 69.2%। इसी तरह 2002 की अगर हमने कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड आउट करनी है तो 3,15,000 को हम डिवाइड कर देंगे 4,80,000 के रेवेन्यूज के साथ, तो हमारे पास जो परसेंटेज आएगी वो आएगी 65.6%। तो इसी तरह कैलकुलेशन करते जाएंगे और एंड तक हम लेके चलेंगे। लास्ट हमारे पास जो एनालिसिस टूल है वो है रेशियोज। तो रेशियो इज अ सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वन आइटम एंड another। तो बेसिकली हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू इनका रिलेशनशिप बताना है एक आइटम का दूसरे आइटम के साथ क्या है। तो अलॉन्ग विद डॉलर एंड परसेंटेज चेंजेस, ट्रेंड परसेंटेजेस एंड कंपोनेंट परसेंटेजेस, रेशियो कैन बी यूज्ड टू कंपेयर past performance to present performance other company to your company। तो आप अपनी कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस को प्रेजेंट परफॉर्मेंस के साथ भी मेजर कर सकते हैं थ्रू रेशियो एनालिसिस, और आप एक कंपनी का एनालिसिस किसी दूसरी कंपनी के साथ भी कर सकते हैं जिसमें आप कंपैरिजन देख सकते हैं। लेकिन इसमें आपके लिए ये चीज याद रखना जरूरी है कि जिस कंपनी का आप कंपैरिजन करने जा रहे हैं वो एक ही इंडस्ट्री में फॉल करे। जिस तरह कि अगर आप टेक्सटाइल कोई कंपनी लेते हैं तो जो कंपैरिजन में जो कंपनी लेंगे वो भी टेक्सटाइल की ही होनी चाहिए। तो इंडस्ट्री जो है वो टेक्सटाइल की हो और उसमें डिफरेंट कंपनीज का आप एनालिसिस कर सकते हैं थ्रू रेशियो एनालिसिस। अच्छा, अब यहाँ इसने कहा यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू कैलकुलेट द लिक्विडिटी रेशियो फॉर नॉर्टन कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले वो कह रहा है रेशियो एनालिसिस में लिक्विडिटी रेशियो क्यों आप कैलकुलेट करें। अब ये उसने इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, ठीक है, जिसमें कैश है, अकाउंट रिसीवेबल्स है, बिगनिंग ऑफ ईयर, एंडिंग ऑफ ईयर बता रहा है, इन्वेंट्री भी बिगनिंग और एंडिंग की बता रहा है, टोटल करंट एसेट बता दिए, टोटल करंट लाइबिलिटीज है, टोटल लाइबिलिटीज बता दी, टोटल एसेट बिगनिंग और एंडिंग के बता दिए, और रेवेन्यूज उसने आपको दे दिए नॉर्टन कॉर्पोरेशन का। अब उसने कहा जी वर्किंग कैपिटल जो है वो आप हमें कैलकुलेट करके बताएं। तो वर्किंग कैपिटल क्या है, इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर दी करंट लायबिलिटी। आपने एक्सेस देखना है कि करंट एसेट कितने हैं आपकी करंट लायबिलिटी से। तो इसका फार्मूला जो है वो आपके सामने मेंशन है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, तो वर्किंग कैपिटल आगे 23,000। तो ये बेसिकली बता रहा है कि इस कंपनी के पास करंट एसेट्स एक्सेस में है ताकि वो अपनी करंट लायबिलिटीज को मीट कर सकती है। अच्छा, अब करंट रेशियो जो है ये भी हमारे पास रेशियो एनालिसिस का ही एक पार्ट है। अब इसमें जो है बेसिकली आप शॉर्ट टर्म डेट पेइंग एबिलिटी चेक कर रहे होते हैं किसी भी कंपनी की। इसका फार्मूला उसने आपके सामने मेंशन किया हुआ है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, और ये वैल्यूज आपने कहाँ से उठाई हैं, ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन यहाँ की बनी है। ठीक है जी क्लास, इसमें करंट एसेट्स आप देख लें वो है जी 65,000 के, और आपके पास करंट लायबिलिटीज आ रही 42,000 की। आपने इन्हीं को ही आगे डिवाइड कर दिया है और आपने आंसर जो है वो रेशियो में दिया 1.55 रेशियो 1। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी की एबिलिटी 1.55 जो है वो टाइम्स एबिलिटी है कि ये कंपनी जो है अपनी शॉर्ट टर्म डेट पेइंग एबिलिटी कर सकती है पे। क्विक रेशियो इसी से रिलेट करती है। इसके अंदर हम बेसिकली उन एसेट्स को एक्यूमुलेट कर देते हैं जो हाईली लिक्विड होते हैं, कन्वर्टेबल इनटू कैश हो सकते हैं। तो क्विक एसेट्स हमारे या लिक्विड एसेट्स भी हम इनको कहते हैं, वो कौन कौन से हैं जी, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड रिसीवेबल्स। ठीक है, तो इन सबको हम ऐड कर देंगे, इसको हम न्यूमरेटर में रख लेंगे और डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर के साथ जो करंट लायबिलिटीज गिवन होंगी। तो दिस रेशियो इज लाइक द करंट रेशियो बट एक्सक्लूड करंट एसेट्स सच एज इन्वेंट्री दैट मे बी डिफिकल्ट टू क्विकली कन्वर्ट इनटू कैश। तो हम जो क्विक एसेट्स हैं इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री को एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि ये इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं होती। ठीक है, आउटडेटेड हो जाती हैं, खराब हो सकती हैं। तो इस वजह से हम इस जो कंपोनेंट को डिडक्ट करने के बाद बाकी तमाम जो हमारे पास क्विक एसेट है उनको एक्यूमुलेट करके मेंशन कर रहे होते हैं। अब यहाँ इसने क्विक रेशियो में बताया है जी 50,000 की इसने जो है वो क्विक एसेट्स लिए, डिवाइड इस पे किया करंट लायबिलिटीज पे, तो रेशियो जो आई वो 1.19 आई। ठीक है, तो कंपनी की जो है शॉर्ट टर्म पेइंग एबिलिटी जो है वो 1.19 टाइम्स है अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए। देन है जी डेट रेशियो। तो डेट रेशियो में हमने क्रेडिटर्स के लॉन्ग टर्म रिस्क को मेजर करना होता है। तो जितने परसेंटेज ऑफ एसेट स्मॉल होती जाएगी जो कि आपने फाइनेंस की होगी डेट से, उतना ही क्रेडिटर का जो रिस्क है वो कम होता जाएगा। मतलब ये है कि जितना आप कम
उधार पे चीजें खरीदेंगे अपनी कंपनी के लिए, उतना ही क्रेडिटर्स का जो रिस्क है वो कम होता जाएगा। तो डेट रेशियो जो है वो हम डिवाइड कैसे करेंगे, टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ये वैल्यूज आप वहां से उठाएंगे जो इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है। तो इसका आंसर आप परसेंटेजेस में देंगे, ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे आप परसेंटेजेस में। तो 30% जो है आपके जो कंपनी के एसेट्स हैं वो डेट फाइनेंसिंग हुए हुए, और बाकी 70% आपने खुद से परचेज किए हुए, मतलब इक्विटी फाइनेंसिंग है। यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज भी हैं हमारे पास। यूजेस क्या है जी, रेशियो हेल्प यूजर्स अंडरस्टैंड फाइनेंशियल रिलेशनशिप, ठीक है, इजीली आप फाइनेंशियल रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं थ्रू रेशियो एनालिसिस। रेशियो प्रोवाइड फॉर क्विक कंपैरिजन ऑफ द कंपनीज, आपको क्विक कंपैरिजन बताया जा सकता है रेशियो एनालिसिस के थ्रू। लिमिटेशन जो है इसकी वही है, मैनेजमेंट में एंटर इनटू ट्रांजैक्शन मेयरली टू इंप्रूव द रेशियो। बाज दफा मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा टेम्परिंग भी कर देती है चीजों को, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो डाटा है उसको टेम्पर करके जो रेशियोज एनालिसिस हम करेंगे वो बेहतर तरीके से कंपनी को पता, कंपनी जो है वो इन्वेस्टर्स को या आउटसाइडर्स को दे सके। अब इस टेक्निक को हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग के अंदर क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है वो अपनी चीजों को, अपनी कंपोनेंट्स को जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो शो कर रही होती है उसको थोड़ा सा टेम्पर कर देती है, ठीक है, बेहतर तरीके से शो कर देती है, एक्चुअल पोजीशन जो है वो बता नहीं रही होती। तो ये एक लिमिटेशन हो सकती है कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो सकती है ट्रांजैक्शंस के अंदर। और रेशियोज डोंट हेल्प विद द एनालिसिस ऑफ द कंपनीज प्रोग्रेस टुवर्ड नॉन फाइनेंशियल गोल। अब कंपनी के नॉन फाइनेंशियल गोल्स भी हो सकते हैं, जैसा गुडविल हो गया, ठीक है, ऐसा रेपुटेशन हो गया, परफॉर्मेंस होगी, इसको आप नॉन फाइनेंशियल गोल्स को जो है वो आप अचीव नहीं कर सकते अगर आप रेशियो एनालिसिस को यूज करते हुए आप अगर कंपनी की प्रोग्रेस बता रहे हो, ठीक है। Measure of profitability and income statement can be prepared in either a multiple और single step, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सिंगल स्टेप फॉर्मेट आसान है, मल्टीपल स्टेप फॉर्मेट जो है वो डिटेल में आपको बताएगा, और मल्टीपल स्टेप फॉर्मेट जो है ये आपके सामने है, बार बार हम इसको आपके साथ डिस्कस कर चुके हुए हैं, ठीक है जी क्लास। अब यहाँ प्रॉपर हेडिंग वो बता रहा है आपको रेवेन्यूज एंड गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की बात कर रहा है, लेकिन ये जो फॉर्मेट है ये सिंगल स्टेप का है, ठीक है। तो सिंगल स्टेप अगर आपने बनानी है तो इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, और मल्टीपल स्टेप आपको पहले बता दिए। ओके उसके बाद है जी, अगर हम नॉटल कॉर्पोरेशन की इस इंफॉर्मेशन को यूज करें तो हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग उसने दी है, नेट इनकम दी है, शेयर होल्डर इक्विटी बिगनिंग एंडिंग की दी है, रेवेन्यूज है, कॉस्ट ऑफ सेल है, टोटल एसेट है बिगनिंग और एंडिंग की, और आपसे वो कह रहे हैं जी रिटर्न ऑन एसेट मुझे फाइंड आउट करके बताएं। तो रिटर्न ऑन एसेट क्या है, जो ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर कर सकती है। अब इसका फार्मूला ऑपरेटिंग इनकम, जो कि अभी आपके पास जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन इससे आप लेंगे और डिवाइड करेंगे एवरेज टोटल एसेट्स के ऊपर। जब एवरेजेस निकाले होंगे तो डेफिनेटली टोटल एसेट आपके पास 2 साल के होने चाहिए, जिसको आप डिवाइड करेंगे 2 पे, तो परसेंटेजेस में आप इसको आंसर देंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे इस आंसर को, तो 16.61% आपके पास ROE आ जाएगा। इसी तरह ROE को अगर आपने कैलकुलेट करना है तो कंपनी जो ऑनर्स को इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो अर्न करके इनकम दे रही है उसकी परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है। तो ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी आपके पास गिवन होगी, और फिर आप जो है फार्मूला लगा के इसका आंसर देंगे, तो 25.91% जो है वो कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एनुअल एंड क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं, जो कि ऑडिटेड भी हो सकती हैं और नॉन या अनऑडिटेड भी हो सकती हैं। रिपोर्ट्स फाइल विद दी SEC बाय पब्लिकली ऑन कंपनीज भी हो सकती हैं, इंटरनेट और अदर सोर्सेज से भी आप फाइनेंशियल डाटा ले सकते हैं। डिटेल एनालिसिस बाय फाइनेंशियल एनालिस्ट से भी आप फाइनेंशियल की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ताकि आप एनालिसिस कर सकें। तो यहाँ तक कि आपका चैप्टर था, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और बाकी आप इंशाल्लाह ताला जो हमारी सिलेक्टेड टाइम स्लॉट है उसमें मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।